दोस्तों, जब एक ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होती है, वहाँ पर जो टीटी होती है उनको ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप इस ट्रेन में जाकर के यहाँ पर आप टिकट चेकिंग का काम करेंगे। टीटी लोग अपना टिकट चेकिंग का काम करते हैं और उसी ट्रेन में एक आदमी सफ़र कर रहा होता है जो कि थर्ड क्लास एसी में बैठा होता है और उसका नाम प्रदीप होता है। जब टीटी ये देखती है तो जाती है अपना टिकट चेक करने के लिए थर्ड क्लास एसी कोच में। तो देखती है कि एक आदमी जो प्रदीप नाम का शख्स होता है वो कभी बाथरूम के अंदर चला जाता है, तो कभी डिब्बे के दूसरे किनारे चला जाता है, तो कभी डिब्बे के अंदर रहता है, लेकिन टीटी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सब देख के टीटी को शक होता है कि शायद इसके पास टिकट नहीं है। तो वो टीटी उस आदमी को अपने पास बुलाती है और जब वो आदमी उसके पास आता है तो उससे पूछती है कि आप टिकट दिखाइए। लेकिन जब टिकट दिखाने की बात होती है तो जो आदमी होता है वो टीटी को देखता है तो वो खुद काफ़ी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, एकदम सोचने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गई, आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं। और वो कहते हैं कि आप कैसे बिना टिकट के यहाँ पर घूम रहे हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और काफ़ी बात करते हैं। आखिर वो टीटी जो थी उस आदमी की कौन थी और वो आदमी उस टीटी का कैसे संबंधित था, ये सब आपको आगे कहानी में जब पता चलेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला एकदम बढ़ता रहे और मैं आप सभी के लिए रोज़ ऐसी एक से नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ। आज की जो कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी है दोस्तों। आज की कहानी जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले से शुरू होती है, एक प्रयागराज दूसरा बरेली, क्योंकि ये जो कहानी है दोनों ज़िलों से मिली जुली हुई है। यहाँ पर जो एक ज़िला होता है प्रयागराज, यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी होती है और उसकी 2 बहनें होती हैं, एक भाई होता है, उसके पिताजी होते हैं और माताजी होते हैं। इनके परिवार में इतने सारे लोग होते हैं। रोशनी जो होती है पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी होती है और उसके पिताजी जो होते हैं उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। वो एक चाय की दुकान चलाया करते थे यहीं प्रयागराज में। रोशनी जो होती है पढ़ने में लेकिन ठीक थी और उसे काफ़ी पढ़ लिखी थी और ग्रेजुएशन भी कर ली थी और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारियाँ कर रही थी और उसे सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच में उन्हीं के रिश्तेदार एक लोग होते हैं और जो उनके पिताजी से कहते हैं कि रोशनी काफ़ी बड़ी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, तो इसकी शादी कर दीजिए, मेरी नज़र में एक लड़का है। तो उनके पिताजी कहते हैं लड़का क्या करता है, कहाँ का लड़का? तो कहते हैं लड़का बरेली का है जो कि राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी करता है। राजस्व विभाग में जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो लेखपाल होते हैं वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो लड़का लेखपाल होता है जिसका नाम प्रदीप होता है। फिर दोनों में आपस में दोनों लोगों घर वालों में बातचीत होती है, फिर आपस में देखा सुनी होती है और दोनों को एक दूसरे को लड़के लड़के काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि रोशनी जो होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है और सुंदर भी रहती है, होशियार भी होती है, क्योंकि पढ़ने में भी वो अच्छे होते हैं। तो प्रदीप जो होता है रोशनी को पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन रोशनी के जो पिताजी होते हैं वो प्रदीप के घर वालों से और प्रदीप से पहले ही बता देते हैं कि मेरी कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बहुत कुछ नहीं दे पाऊँगा, या मुझसे जो हो सकेगा मैं उतना आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो प्रदीप और कहते हैं ठीक है, मुझे दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक शादी कर लूँगा, आपकी लड़की मुझे पसंद है, मुझे केवल लड़की चाहिए। उसके बाद शादी तय हो जाती है, दोनों की आपस में शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी हो जाती है, जो रोशनी होती है वो अपना प्रयागराज छोड़ के अपने ससुराल बरेली चली जाती है, बरेली में भी रहने लगती है। प्रदीप और रोशनी दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। लेकिन फिर जो प्रदीप होता है वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, हल्का हल्का से। तो कभी देर से घर आता है, तो कभी 1-2 दिन बाद घर आता है। अगर जो रोशनी होती है प्रदीप से पूछती कि आप इतनी देर से क्यों आते हो, तो वो कहता है कि कुछ काम रहता है ऑफिस में इसलिए देर हो जाती है। तो रोशनी भी कहती है हाँ शायद कोई काम होता होगा। उसके बाद जो रोशनी होती है उसके ईबीए के एग्ज़ाम आ जाते हैं एमए के एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो वो एमए के एग्ज़ाम देने के लिए प्रयागराज आना चाहते हैं, लेकिन जो प्रदीप होता है वो कहता है कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, अब आपको पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस घर में रहिए, आराम से खाना पीना बनाइए, यहाँ पर सबकी सेवा करिए। तो रोशनी जो होती है वो कहती मैंने आपसे शादी से पहले भी बता दिया था कि मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो प्रदीप कहता ठीक है, अच्छा ठीक है, आप जाइए एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर आपका मन है पढ़ने का तो आप पढ़िए। उसके बाद रोशनी चली आती है अपने घर में, एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर 1 महीने बाद वापस जाती है। लगभग इस समय कम से कम 6 महीने का समय बीत चुका होता है। वहाँ पर जाती है, 6 महीने हो जाते हैं, लगभग घर में रहने लगती है। लेकिन प्रदीप जो होता है वो और बदल जाता है, काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले तो 1-2 दिन बाद आया करता था, लेकिन अब वो कम से कम 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद आता है
और उसकी ड्यूटी उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस 35 से 40 किलोमीटर पर होती है। पर लेकिन वो काफ़ी देर तक का, जब रोशनी उसे पूछती है तो कभी कभी वो रोशनी के ऊपर बिगड़ जाता है, उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो रोशनी भी नहीं पूछा करती थी ज़्यादा, सोचती शायद काम में ज़्यादा बिजी हो जाते होंगे इसलिए नहीं आ पाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो प्रदीप होता है उसका मोबाइल का लॉक खुला होता है और वो अपने बेड पर भूल जाता है। उसके बाद रोशनी देखती है उसका मोबाइल रखा है, रोशनी जाती है उसके मोबाइल खोलती है, वहाँ पर देखती है तो कुछ ऐसे पर्सनल प्राइवेट फ़ोटो होते हैं जहाँ पर देखती है उसके साथ एक लड़की होती है, जो एकदम प्राइवेट फ़ोटो होते हैं, शायद वैसे फ़ोटो नहीं होने चाहिए थे, उस तरह की फ़ोटो होती है। जो फ़ोटो देखती तो हैरान हो जाती है, उसके बाद जो चैटिंग पढ़ती है, चैटिंग देखती तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद जब उसका पति जो होता है प्रदीप, वो आता है तो प्रदीप से पूछती है कि ये पूजा कौन है, पूजा जो जिसका नाम पूजा होता है, कहती है ये पूजा कौन है। तो इतने में उसका पति प्रदीप गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगी, हमसे पूछोगी पूजा कौन है। तो रोशनी कहती है मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पूछने का पूरा अधिकार है, आखिर ये पूजा कौन है, आप क्या है, ये कौन, कैसे संबंध है आपका पूजा से। तो बताता है वो मेरी वो प्रेमिका है, मैं उससे प्यार करता हूँ, आपको अगर रहना है तो आप रहिए, नहीं तो नहीं रहना तो आप मत रहिए, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इतने में दोनों में काफ़ी तकरार हो जाती है। उसके बाद वो जो होती है रोशनी कहती है कि आप को छोड़ना पड़ेगा उसे, तो कहती है नहीं छोड़ूंगा। दोनों में काफ़ी मारपीट होती है। तो जो प्रदीप होता है एक बांस का डंडा उठाता है और रोशनी के सर पर मार देता है। इतनी रोशनी के सर पर मारता है, रोशनी का सर फट जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। जब खून बहने लगता है तो रोशनी जो होती है वो बेहोश हो जाती है। रोशनी जब बेहोश हो जाती है तो उसके घर वाले जो होते हैं उसको उठा के अस्पताल ले जाते हैं, उसके ससुराल वाले ही लोग अस्पताल में से एडमिट कराते हैं। उसके बाद जब उसको थोड़ा होश आती है तो फिर रोशनी के घर वालों को फ़ोन किया जाता है। उसके घर वाले जब आते हैं तो उन लोगों को पता चलता है तो वो लोग भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद रोशनी जब थोड़ा ठीक होती है तो उसके बाद वो पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस सारी बात सुनती है, फैसला करती है। तो लेकिन जो होती है रोशनी वो भी अपने घर में रहने लगती है और ये अपने घर में लगती है। दोनों लोगों का केस मुकदमा अपन कोर्ट में चलने लगता है। उसके बाद लगभग कम से कम 1 साल का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद 1 साल का वक्त गुजर जाता है और उसमें कोर्ट में तलाक की फाइल कर दी जाती है प्रदीप द्वारा। प्रदीप कहता है मुझे इस लड़के से तलाक चाहिए, मुझे एक साथ नहीं रहना। फिर उसका कोर्ट का डिसीजन होता है, जज साहब उन दोनों की तलाक करवा देते हैं। प्रदीप का जो कुछ रोशनी का कुछ पैसे वैसे देने थे वो उनको 5-6 लाख रुपए रोशनी को देता है और वहाँ से तलाक हो जाता है। फिर रोशनी अपने घर में रहने लगती है और प्रदीप अपने यहाँ पूजा के साथ रहने लगता है, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, पूजा से केवल ऐसे ही प्रेम प्रसंग था। वो दोनों रहते हैं, पूजा भी राजस्व विभाग में लेखपाल ही थी। और उसके बाद ये दोनों रह लेते, फिर प्रिय जो रोशनी होती है अपने घर में अपने माता पिता के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती, तो इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपनी पढ़ाई शुरू करती है और फिर से दोबारा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है। ये लगभग कम से कम 6 महीने समय बीत जाता है। वो काफ़ी 2-3 परीक्षा देती है लेकिन असफल रह जाती है। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी की भर्ती आती है जिससे कि द्वारा टीटी बनते हैं। तो पूजा जो होती है, जो वो रोशनी होती है, वो टीटी वाला फॉर्म भरती है। फॉर्म भरने के बाद उसमें अप्लाई करने के बाद वो परीक्षा देती है, परीक्षा देने के बाद वो सफल हो जाती है। सफल होने के बाद उसे उसमें टीटी की नौकरी मिल जाती है। टीटी की नौकरी वो ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद वो फिर ड्यूटी जो जाती है तो उसकी पहली ही ड्यूटी जो होती है वो होती है लखनऊ, मतलब प्रयागराज से दिल्ली वाली ट्रेन में वो टीटी होती है। तो उसका इसी तरह समय चलने लगता है और उसके घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो सबके घर वाले खुश होंगे। उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं और वो अपनी जॉब कर रही होती है। डेली दिनचर्या चलती है, घर से आना, जॉब पे जाना, फिर घर आना, फिर जॉब पे आना, इसी तरह चलता रहता है। और आपस दोनों इसी तरह परिवार वाले खुश रहते हैं। उधर जो होता है उसका प्रदीप वो भी कुछ किया करता है, दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं रहते हैं क्योंकि तलाक हो चुका रहता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जब रोशनी जो होती है वो टीटी एक ट्रेन होती है जो वहाँ से चलती है, दिल्ली से चलती है और लखनऊ आने की रहती है, उसी में उसकी ड्यूटी होती है। तो वो आती तो लगभग उसे वही बरेली के आसपास ही वहाँ पर ट्रेन रुकती है। तो वहाँ पर एक आदमी चढ़ता है, तो जो रोशनी होती है 3rd क्लास एसी कोच में टिकट चेक करने जाती है। तो वहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी जो है वो बार बार इधर उधर भाग रहा है, कभी लाइटिंग वाले उसमें चला जा रहा है डिब्बे में, कभी बाहर जा रहा है, कभी सीट के इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा होता है। तो रोशनी को थोड़ा शक होता है कि शायद इसके पास टिकट नहीं है। तो रोशनी उसको बुलाती है अपने पास। जब वो बुलाती है और क्योंकि ठंड का माहौल होता है तो रोशनी भी अपना चेहरा वगैरह ढके रहती है, मुँह, और वो भी अपना मफलर वफलर बांधे रहता है क्योंकि पहचान में नहीं आते एक दूसरे। तो उसको बुला लेती है, उसको बुलाती है तो उससे पूछती टिकट दिखाइए। तो कहता है मैडम जी मेरे पास टिकट नहीं है। कहते क्यों टिकट नहीं, बिना टिकट के आपको यात्रा करना अपराध है क्या, आपको पता नहीं? तो कहता मैडम जी पता है लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। कहते ठीक है चलो तुम्हारे पास टिकट नहीं, आप इधर बैठिए। उसको बगल में एक दूसरी सीट पे बैठा देती है कि अभी इससे जुर्माना लिया जाएगा। जब और आखिर बारी के लोगों की टिकट चेक करने के बाद जब वो वहाँ पर आती है तो उनसे
तो आती है तो उसे थोड़ा काफ़ी ट्रेन के अंदर उसे गर्मी लगने लगती है, तो वो अपना मास्क हटा देती है। जैसे वो अपना मास्क हटाती है, अपना चेहरा खोल देती है, तो इतना में प्रदीप उसे देखता है तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है, सोचता है कि ये तो मेरी वही पत्नी है, वही रोशनी है जो कि 5 साल पहले जिससे मैंने तलाक कर दिया था, जिसको मैंने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जब उसे देखता तो कहता, मैडम जी मुझसे गलती हो गई, मेरे पास टिकट नहीं, मुझे टिकट ले लेना चाहिए था। तो रोशनी कहती है आप टिकट नहीं लिए? तो कहता मैडम जी आप लेकिन छोड़ दीजिए। फिर वो जो होता वो अपना भी मुखड़ा हटा देता और बताता कि मैं प्रदीप हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पाए। रोशनी कहती हाँ अब मैंने तुम्हें पहचान लिया, अच्छे पहचान लिया है। तो कहता है कि आप तो मेरी पत्नी थी, आप मुझसे टिकट का जुर्माना लेंगी? तो कहते तुम्हारी पत्नी मैं कभी थी, अब नहीं हूँ, जब थी तब थी, अब तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। इतनी समय मैं अपनी सरकारी ड्यूटी कर रही हूँ और मैं अपनी कर्तव्य का पालन करूँगी, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की जॉब है, तो मैं अपना कर्तव्य का पालन करूँगी और मुझे जो करना है मैं आपका चालान करूँगी। आप बिना टिकट के हैं और मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए? तो प्रदीप जो होता कहता देखिए रोशनी, इस तरह इतना गुस्सा करना आपका ठीक नहीं है। कहते गुस्सा करना ठीक हो या ना हो, आप इधर चालान भरिए, उसके बाद आप जाइएगा। तो जो होता है प्रदीप जो होता है वो चालान भरता है, उससे पूरे चालान के जितने पैसे होते हैं उतने पैसे लेती है। फिर एक सीट वहीं पर कहीं खाली होती है, उसको वो दूसरी सीट अलॉट करती है। उसके बाद कहती जाइए आप उस सीट पर बैठ जाइए। लेकिन प्रदीप जो होता है फिर वो रोशनी के पीछे पीछे घूमने लगता है, उससे बातें करने की कोशिश किया करता है। रोशनी कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? तो कहता है कि रोशनी मुझसे गलती हो गई थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग दोबारा रिलेशन में आ सकते हैं, तो हम लोग दोबारा आपस में रह सकते हैं। तो रोशनी कहती है नहीं, ऐसी इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं आपकी पत्नी थी तब आपने मेरी कोई कदर नहीं की, अब आप हमारे पीछे पीछे लग रहे हैं जब मैं टीटी बन गई हूँ। तो कहता नहीं रोशनी ऐसी कोई बात नहीं कर। तो वो कहती तुम पूजा के साथ तो खुश हो ना, आप पूजा के साथ रहिए जाके, क्योंकि पूजा के लिए आपने मुझे छोड़ा था, तो आप पूजा के साथ रहिए। तो कहता है नहीं देखिए, मैंने पूजा से केवल शादी करना मैं चाह रहा था, लेकिन पूजा जो है वो मुझसे शादी करना नहीं चाह रही थी, वो किसी दूसरे के साथ शादी करके रहने लगी है। अभी मैं तो तुमको भी छोड़ दिया हूँ और पूजा भी चली गई, मैं ऐसे ही अकेले ही रहेगा। तो रोशनी कहती मुझसे क्या ज़रूरत है, मुझे भी इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे ही रहिएगा। कहती क्या तुमने शादी कर ली? रोशनी कहती मैंने शादी नहीं की, लेकिन मैं कर लूँगी, किसी से कर लूँगी लेकिन तुमसे नहीं करूँगी। तो रोशनी के काफ़ी पीछे पीछे लगा रहता है, उनकी बहुत उससे कोशिश करता है, बातें करने की कोशिश करता है। तो रोशनी जो होती है उसे सीधा साफ साफ मना कर देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो रोशनी से कहता आपका नंबर चाहिए, तो कुछ भी नहीं देती है। रोशनी उसे अलग कर देती है और इसको भी अलग कर अपनी बाहर चली जाती है। उसके बाद ट्रेन लखनऊ पहुँच जाती है, तो यहाँ पर इसकी ड्यूटी समाप्त होती है, अपने टीटी रूम में चली जाती है। अब प्रदीप उस रूम में जा भी नहीं सकता था, वो काफ़ी बाहर इंतजार करता है, लेकिन रोशनी नहीं आती है, क्योंकि रोशनी जो होती है उससे कोई संबंध ही नहीं बनाना चाहती थी, वो अलग ही रहना चाहती थी। तो उसके बाद रोशनी फिर अपने घर आती है शाम को। जब घर आती तो घर को अपने पिताजी को सारी बात बताती है कि पिताजी आज ट्रेन में ऐसा ऐसा हुआ, प्रदीप मिला था, इसी तरह की बातें कर रहा था और बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ रहा था, मैंने उससे मना कर दिया। तो उसके पिताजी होते कहते बेटी तुमने ठीक किया, तुमने आज हमारा सर ऊँचा कर दिया। उनको तो भी एहसास हो गया है कि लड़की भी किसी की घर की बहन बेटी एकदम बेकार ही नहीं होती, कि आप उससे शादी करिए फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको जब चाहे तब आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अच्छा किया तुमने उससे कोई संबंध नहीं किया। उसके बाद उनके पिताजी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस कहानी में क्या लगा कि क्या रोशनी ने उनसे दोबारा कोई संबंध न बना के अच्छा किया है, या फिर उन्होंने जो रोशनी को छोड़ दिया था उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो यहाँ पर लिख दीजिए नाइस और दिल भी भेज दीजिए, क्योंकि ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं कल फिर आपको अगली वीडियो में और एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।